about the next topic of current electricity. Before that we have discussed about Ohm's law, नॉन ओमिक कंडक्टर, उनके बीच में ग्राफ सेक्शन कि कैसे नॉन ओमिक कंडक्टर ग्राफ को फॉलो करेगा, और कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। ये टॉपिक हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। की पॉइंट्स फॉर टुडेज क्लास आर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। किस तरह से आप रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं, मेनली दो तरीकों से होता है, सीरीज एंड पैरेलल। एंड नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस हियर इज टाइम डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस टाइम के टेम्परेचर के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है। एंड देन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो इनके ऊपर डिपेंड करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो तरीकों से हम रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज सीरीज एंड नेक्स्ट इज पैरेलल। रेजिस्टेंस क्या है, क्या उसका यूनिट है, क्या वो काम करता है, ये चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फ्रॉम दी ओम्स लॉ। तो यहाँ पे आज हम उनका कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। सपोज वी हैव दीज रेजिस्टेंसेस, वी कैन से दीज आर द थ्री रेजिस्टेंसेस जिनको हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है। एंड द थिंग दैट वी आर देयर इज बैटरी। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं। दिस इज द पोटेंशियल, जो कि बैटरी हमें क्या प्रोवाइड करेगी, पोटेंशियल। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगा, इस तरीके से वो करंट आगे जाएगा। दिस इज R1, R2 एंड R3। और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वो करंट क्या हो रहा है, वापिस आ जाएगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन जब आपको मिलता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि दिस इज ए सीरीज कॉम्बिनेशन। उसके लिए जो आपको पक्की पहचान रखनी है, इफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सेम पाथ। देखिए यहाँ से जो करंट चला है उसको चलने के लिए आगे एक ही रास्ता मिला हुआ है, सिंगल वे है करंट के लिए। तो यानी कि करंट जो है वो फ्लो करेगा सिंगल वे में। तो ये पक्की पहचान है किसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन की, कि करंट सिंगल वे में फ्लो करेगा। दूसरा, वोल्टेज का क्या होगा। वोल्टेज को अगर आप देखेंगे, इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का R1 के एक टर्मिनल से कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल R3 के एक टर्मिनल से कनेक्ट है, लेकिन R2 के साथ कोई भी टर्मिनल कनेक्ट नहीं है। सो वी कैन से जो वोल्टेज रहेगी वो सबके लिए अलग अलग रहेगी। वी कैन से कि V1 अगर यहाँ पोटेंशियल है तो V2 यहाँ हो जाएगा और V3 यहाँ हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बट करंट विल रिमेन सेम। लेकिन स्टूडेंट जो टोटल पोटेंशियल है वो दिए गए पोटेंशियल से ज्यादा तो हो नहीं सकता। सो वी कैन से द मेन इक्वेशन फॉर दिस विल रिमेन V1 प्लस V2 प्लस V3, कि ये पोटेंशियल हमने दिया वो यहाँ से तीन पोर्शंस में डिवाइड हो गया। तो दिस विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। व्हाट इज V, दैट इज IR फ्रॉम ओम्स लॉ। व्हाट इज V1, V1 का वैल्यू क्या रहेगा, दैट इज IR1, बिकॉज I तो सेम है, IR2 एंड IR3। I will cancel out from both sides, तो R will be equal to R1 plus R2 plus R3। means if the given resistance R is series, then you can take dp. dp means direct plus। जब भी आपको रेजिस्टेंस सीरीज में दिए हुए हों तो आपको जब उनका रिजल्टेंट निकालना है तो हम उनको डायरेक्ट प्लस कर देंगे। मींस हमारा जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी मोर देन द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। हर एक रेजिस्टेंस को जोड़कर जो रेजिस्टेंस आएगा वो उनका इक्विवेलेंट वैल्यू से हमेशा ज्यादा रहेगा। तो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आप रेजिस्टेंस को किस तरीके से जोड़ते हैं। सपोज दिस इज अवर रेजिस्टेंस, अनदर रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्ट किया है और एक रेजिस्टेंस को हमने ऐसे कनेक्ट किया है। दीज आर द रेजिस्टेंस एंड बोथ ऑफ दीज टर्मिनल्स आर कनेक्टेड विद ए बैटरी। दिस इज R1, R2, R3 and in the similar way current will start from the positive terminal of the battery. Here this point is known as a junction point. इस पॉइंट को आप एक जंक्शन पॉइंट कहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब ये I करंट चल रहा है तो इसको फ्लो होने के लिए आगे तीन रास्ते मिले हुए हैं। ठीक है, तो दिस पाथ से हमने कहा कि I1 करंट निकला होगा, यहाँ से I2 और यहाँ से I3। मीन्स करंट जो हो चुका है वो डिवाइड हो चुका है, और यही इसकी पक्की पहचान है कि करंट को I को मूव करने के लिए क्या मिले हुए हैं, डिफरेंट पाथ्स। तो अगर ऐसी सिचुएशन है देन द रेजिस्टेंसेस आर नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको यहाँ से पहचान करनी है। अगर करंट को चलते समय जंक्शन मिल गए तो
क्या होगा, देखिए तीनों रेजिस्टेंस के ये वाले जो एंड हैं दीज आर कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, और तीनों ही रेजिस्टेंस के जो ये अदर एंड हैं दीज आर कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल भी तीनों के एक एंड से कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल भी तीनों के एक एंड से कनेक्ट है। मींस जो V रहेगा वो सेम रहेगा, वोल्टेज विल रिमेन सेम। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद कर लेने हैं कि वोल्टेज यहाँ सेम रहेगी, बट जो करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। मींस वी कैन से कि टोटल करंट जो मेन इक्वेशन इसके लिए बनेगी दैट विल रिमेन I1 प्लस I2 प्लस I3, और I क्या होता है V अपॉन R, दिस विल बी V अपॉन R1, V अपॉन R2 एंड V अपॉन R3। V कॉमन आउट है, 1 अपॉन R विल बी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस कॉन्फ़िगरेशन, और वी कैन से इसकी वैल्यू हमेशा कम रहेगी। इसको आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। सिमिलरली इस केस में हम इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह सकते हैं, यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसकी जो वैल्यू है वो कॉम्बिनेशन से कम आएगी। क्लियर। अब देखिए अगर आपको यहाँ पर कोई दो रेजिस्टेंस दिए हुए हो उसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। इफ वी आर गिवन ओनली टू रेजिस्टेंसेज, सपोज एक रेजिस्टेंस है R1 और दूसरा है R2 और उनको किस में कनेक्ट किया गया है, पैरेलल में, then what will be 1 upon R, this will be 1 upon R1 1 upon R2, or we can say taking R1 R2 LCM, this will be R1 plus R2 1 by R। we have to find out R, हमें R तक पहुंचना होता है, तो this will be equal to R1 R2 over R1 plus R2। देखिए इस रूल को आपने कैसे याद करना है, इसका नाम है M by A मीन्स माँ रूल। माँ रूल कैसे कि अगर दो रेजिस्टेंस हो, कंडीशन इसके लिए रहेगी स्टूडेंट कि आपके पास यानी टू रेजिस्टेंस होने चाहिए और वो पैरेलल में कनेक्ट होने चाहिए, तो जो रिजल्टेंट आपके पास आएगा उसको डायरेक्ट आप माँ रूल से सोल्व कर सकते हैं। मींस ऊपर उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और नीचे उनको एडिशन कर देंगे। इस तरह से आप सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ वी विल डू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। Suppose I have this combination, this is the terminal A and this is terminal B। सबसे पहले हमें पहचान करनी होती है कि ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं या पैरेलल में लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर A और B जो आपको शो किया जाता है उनके अक्रॉस हमेशा एक बैटरी का कनेक्शन आपने मानकर चलना है, चाहे वो आपको गिवन हो और चाहे ना हो, क्योंकि करंट को फ्लो करवाने के लिए यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है। अब A टर्मिनल से अगर करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट गया, तो ये पॉइंट क्या बन गया, जंक्शन बन गया। मींस एक करंट यहाँ जाएगा और दूसरा करंट इस तरह से इसमें से फ्लो हो जाएगा। तो हमें लग रहा है कि ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में, और सभी रेजिस्टेंस इक्वल है, सबकी वैल्यू है 2 ओम। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो अभी मैंने बताया कि इन दोनों को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, बाय द रूल ऑफ मा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं जो R इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी ऊपर द मल्टीप्लीकेशन और नीचे दोनों की एडिशन, दैट इज मा रूल। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे 4/4 दैट इज इक्वल टू 1 ओम। ठीक है। अब जो करंट यहाँ, अगर मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करती हूँ तो मेरे पास अब ये रिजल्ट ये बन चुका है दैट इज ऑफ 1 ओम A टर्मिनल से आगे। ठीक है। अब यहाँ से जो करंट निकलेगा स्टूडेंट दैट विल ऑल्सो डिवाइड अलोंग 2 पाथ्स, वो भी दो रास्तों में डिवाइड हो गया है, यानी कि ये भी किसमें है, दोनों पैरेलल में, और सेम वैल्यू के कारण इनकी रिजल्ट में कितना आएगा, 1 ओम। तो मैं इनको भी इस तरह से लिख सकती हूँ 1 ओम। नेक्स्ट सर्किट के लिए भी करंट इसी तरीके से डिवाइड हुआ है, जंक्शन बना हुआ है, तो यानी कि दो पोर्शन में डिवाइड होएगा और रिजल्ट विल बी सेम, यानी कि 1 ओम। दिस इज द रीड्रॉ ऑफ दिस सर्किट। सर्किट को हमेशा रीड्रॉ कर लीजिए ताकि आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन इजी रह जाए। नाउ दीज आर इन सीरीज, ये तीनों रेजिस्टेंस अब किसमें है, सीरीज में, क्योंकि एक सिंगल वे से यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। तो सीरीज के अंदर तो हम डायरेक्ट निकालते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 मीन्स जो टोटल हमारा रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू 3 ओम। क्लियर। तो दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस। नाउ कम टू दिस सर्किट। अगर अब हमें इस सर्किट को सोल्व करना है तो वी हैव टू मेजर कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में। देखिए इसको ध्यान से देखिए सर्किट को, यहाँ से करंट चला है A टर्मिनल से, करंट यहाँ चला इस क्रॉस सेक्शन पे और यहाँ पर डिवाइड हो गया। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो करंट यहाँ जा रहा है उससे अपोजिट करंट नीचे वाले सेक्शन में जा रहा है, और जो करंट इसके अंदर जाएगा, अब जो करंट यहाँ जाएगा वही करंट इस टर्मिनल के अंदर से जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई बात है ही नहीं।
तो मैं कह सकती हूँ कि जो अपर सेक्शन है दीज आर इन सीरीज। सिमिलरली जो करंट यहाँ से आ रहा है वही करंट इधर जा रहा है, तो ये सेक्शन भी किस में हुए सीरीज में, बट यहाँ आएगा जब वो करंट तो फिर से डिवाइड होएगा, यानी कि कुछ करंट यहाँ और कुछ यहाँ, लेकिन फिर से इस टर्मिनल के अंदर वही करंट फ्लो करेगा और इसमें वही करंट आगे जाएगा। सिमिलरली इस क्रॉस सेक्शन के लिए आप समझ सकते हैं कि जहां पर जंक्शन है वहां पर करंट डिवाइड होगा, लेकिन आगे फिर वही करंट इसके लिए सेम चलेगा। तो अगर मैं इस पहले वाले सर्किट को रिड्रॉ करूं तो इसको इस तरीके से रिड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द टर्मिनल ए, ये ए टर्मिनल है, इसका ऊपर का जो सेक्शन बना मेरे पास दैट इज लाइक दिस, और नीचे का जो बना दैट इज लाइक दिस। ठीक है, इसको हमने सोल्व कर लिया। ये दोनों सीरीज में थे तो ये 2 ओम हो चुका है और ये भी 2 ओम हो चुका है। नेक्स्ट जो सर्किट बना सिमिलर स्ट्रक्चर आएगी, इसी तरीके से हमने इनको सोल्व कर लिया और सिमिलर पैटर्न पे हमने इसको सोल्व कर लिया। क्योंकि सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम थी तो ए और बी के बीच में सभी रेजिस्टेंस किसके बन चुके हैं, 2 ओम के। नाउ द स्ट्रक्चर इज सेम एज द गिवन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के जैसा ही अब हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है, तो यू कैन इजीली सोल्व दिस क्वेश्चन। योर रिजल्ट शुड बी 3 ओम। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक आउट कि वेदर द कॉम्बिनेशन इज सीरीज और पैरेलल। उसको देखने के लिए करंट को देखना पड़ेगा कि करंट इज गोइंग इन ए पर्टिकुलर पाथ और देयर आर डिफरेंट पाथ फॉर द फ्लो ऑफ द करंट। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। Now we will discuss temperature dependence of resistances। रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास 3 टाइप के मटेरियल्स होते हैं। फर्स्ट इज कंडक्टर्स, सेकंड इज इंसुलेटर्स, जिसको आप सेमीकंडक्टर में भी ला सकते हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर्स, एंड थर्ड इज एलॉय। इन तीनों के लिए हम इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द रूल फॉर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ दीज सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले चलते हैं कि जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक किया था वहां से आप चेकआउट कीजिए कि ये R बन गया था, मींस रेजिस्टेंस हमारे पास आया था ml/ne² टाउ A। ठीक है, जहां पर टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। गो टू द फर्दर प्रीवियस टॉपिक एंड चेक आउट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, जहां पर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टॉपिक को किया था। जो भी चीजें हमारे पास बची थी कांस्टेंट के रूप में, उनको हमने रेजिस्टेंस यानी कि R का नाम दे दिया था। Now we have to discuss temperature dependence. So from this equation we can say कि R is inversely proportional to tau, where tau is what, relaxation time। और relaxation time क्या बताया था मैंने आपको, 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है, मीन्स इफ दिस इज ए पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन आता है, इससे टकरा के वापस जाता है, फिर से आता है, टकरा के वापस जाता है, उन 2 कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। नाउ वी हैव टू चेक आउट कि टेम्परेचर को बढ़ाने से इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, अगर हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया है, मींस इफ वी हैव इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर, देन क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेंगे, सभी आपस में क्या करेंगे, फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे। और वी कैन से कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा था, टकरा के वापस जा रहा था, फिर आ रहा था, फिर जा रहा था, अब क्या हो चुका है, उसको एनर्जी मिल चुकी है। उस एनर्जी के कारण वो क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंटली कोलिजन कर रहा है, मींस उसके पास अब टाइम नहीं है रुकने का, उसका कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन जो थे वो इंक्रीज हो चुके हैं। और अगर नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो चुके हैं तो मींस रिलैक्सेशन टाइम वहां पर क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। तो टेम्परेचर के साथ ये रिलेशन रहता है कि रिलैक्सेशन टाइम जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नाउ स्टूडेंट लेट अस कंसीडर आर नोड। आर नोड इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड RT इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट T डिग्री सेल्सियस। ये 2 बातें हमने यहाँ पर मेजर कर ली। तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया। देखिए, कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनको हमें एज इट इज याद रखना पड़ता है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व चीजें हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि ये कैसे आई, कहाँ से आई। उन चीजों को हमें एज इट इज एक्सेप्ट करना होता है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस का जो इक्वेशन है रेजिस्टेंस के लिए दैट इज RT इज इक्वल टू R नोड 1 प्लस में अल्फा टी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आल्सो। तो रेजिस्टेंस एट T डिग्री टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री टेम्परेचर एंड दिस इज 1 प्लस अल्फा टी। नाउ सोल्व करते हैं इसको और पता करते हैं कि व्हाट इज दिस अल्फा, R नोड अल्फा टी, और वी कैन से RT माइनस R नोड ओवर R नोड इनटू में T दैट इज इक्वल टू अल्फा।
तो यहाँ पर अल्फा को आप क्या कहेंगे, अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस, इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू में टेम्परेचर राइज, कितना आपने टेम्परेचर को बढ़ाया है। तो ये क्या कहलाता है, हमारे पास अल्फा कहलाता है, जहां पे आप अल्फा को कह सकते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा इज व्हाट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि मेटल के लिए या कंडक्टर के लिए अल्फा को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, नॉन इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर के लिए कैसे डिस्क्राइब करेंगे, और एलॉय के लिए कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस इक्वेशन एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन कि अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर में ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू में राइज इन टेम्परेचर। तो प्लीज नोट डाउन इट। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर अल्फा, that is RT minus R naught over R naught into में T. We will discuss the case of conductor, semiconductor and alloy. It was observed that for conductor के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव रहती है, और एलॉय के लिए पॉजिटिव तो रहती है बट वेरी स्मॉल रहती है। तो इस बेस पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इफेक्ट होता है। द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी हैव डिस्कस इज RT इक्वल टू R नॉट 1 प्लस में अल्फा T। कंडक्टर के केस में अल्फा पॉजिटिव है तो R नॉट प्लस समथिंग कुछ ना कुछ आपके पास ऐड हो रहा है, मींस वी कैन से RT इज ग्रेटर देन R नॉट। ये केस आ गया हमारा कंडक्टर के लिए, मींस रेजिस्टेंस विल इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन केस ऑफ कंडक्टर। कि कंडक्टर के केस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो रहे हैं, करंट को फ्लो होने के लिए एक पर्टिकुलर पाथ चाहिए, वो उसको मिल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि रेजिस्टेंस क्या हो गया है, इंक्रीज हो चुका है। सेकेंड केस में सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है, मींस RT विल बी इक्वल टू R नॉट प्लस 1 प्लस अल्फा T, और अल्फा हमारे पास नेगेटिव है, मींस यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, RT विल बी लेस देन R नॉट। मींस सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर दो टाइप के होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, करंट को क्रिएट करते हैं। अगर आप कंडक्टर का केस लेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सेमीकंडक्टर के केस में होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर क्या करते हैं, करंट को क्रिएट करते हैं। दोनों का मेजर रोल होता है करंट को क्रिएट करवाने में। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ये हम आगे सेकंड उसमें करेंगे जब हम सेमीकंडक्टर रीड करेंगे, कि जब यहाँ पर करंट टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर को बढ़ाने से मोर इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर की तरफ जंप आउट कर जाते हैं, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वहाँ एक होल बन जाता है। देखिए अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन था, वो यहाँ से आउट चला गया, तो इलेक्ट्रॉन की जगह जो बची, इसको हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही मिलकर क्या करेंगे, करंट को कंस्टिट्यूट करेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एलॉय के केस में रेजिस्टेंस, ये जो अल्फा है पॉजिटिव तो होता है बट वैल्यू इज वेरी स्मॉल, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, मींस RT इक्वल्स टू R नॉट। इट मीन्स कि एलॉय के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा भी रहे हैं तो भी रेजिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और यही मेन रीजन है कि मोस्ट ऑफ द एलॉय आर यूजेस फॉर मैनी ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज, क्योंकि उनके ऊपर कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। तो रेजिस्टेंस कॉइल जो हम यूज करते हैं वो मेनली एलॉय की बनी हुई होती है, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। तो दीज आर द इक्वेशन फॉर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। आपको पता है कि जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी का क्या फंडा है, रेजिस्टिविटी इज रिवर्स ऑफ कंडक्टिविटी। आप कह सकते हैं रेजिस्टिविटी इज दिस 1 अपॉन सिग्मा। ये हमने पीछे क्लियर किया था आपको कि रेजिस्टिविटी होती है 1 अपॉन सिग्मा, और वैल्यू रहेगी m अपॉन n स्क्वायर टाउ। नाउ रेजिस्टिविटी किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, दिस इज n इनटू में टाउ, क्योंकि इसको डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम इनमें से किसी के लिए डिक्रीज हो रहा है
तो मीन्स रजिस्टिविटी वहां पर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, किसके लिए कह सकते हैं आप, कंडक्टर्स के लिए। अगर रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पर किसी के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो रजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है, और सेम विल रिमेन फॉर द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से आप ये टॉपिक अपना डिस्कस कर सकते हैं। बुक में से भी इसको अच्छे से रीड आउट कीजिए, और जो मैंने आपको नोट्स सेंड किए हैं उनका भी साथ के साथ अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। नाउ आई विल टेल यू some numerical question on temperature dependence of resistance. Now see this numerical question on temperature variation of resistances. आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, टंगस्टन कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 16 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। इस चीज को आपने कैसे लिखना है, जैसे कि मैंने आपको अभी इक्वेशन लिखवाई थी RT इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस में अल्फा टी, जहां पर RT का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस एट दिस टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट दिस टेम्परेचर। तो उसने कहा है कि टंगस्टन कॉइल का रेजिस्टेंस है 16 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो आई कैन से कि 20 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 12 ओम। ठीक है, सेकंड केस क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मींस अल्फा दैट इज इक्वल टू 0.004 पर डिग्री सेल्सियस, और वी कैन से 4 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। ये अल्फा हो गया। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल एट 80 डिग्री सेल्सियस, ये रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो वी नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, R20 दिस विल बी इक्वल टू R नोट 1 प्लस अल्फा की वैल्यू डाल देंगे इनटू में T रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, और T क्या दिया हुआ है पहले केस के लिए 20। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन R80 वाली, R नोट 1 प्लस अल्फा की वैल्यू सेम चलेगी, और कितने टेम्परेचर पे पूछ रहा है वो 80 के ऊपर पूछ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। हमें निकालना क्या है, R80, R20 आपको दिया हुआ है, तो R80 अपॉन R20 बोथ इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए। 1 प्लस 4 इंटू 10⁻³ इंटू में 80, इस तरह से इसको लिख लेंगे। और दूसरी इक्वेशन को R नोट 1 प्लस में 4 इंटू 10⁻³ इंटू में 20। वट इज R20, दैट इज इक्वल टू 16 ओम। तो यहाँ पर 16 ओम डाल दीजिए, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर 16 है हमारे पास वैल्यू, तो R80 हमें निकालना है, 16 इधर आके आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू विल गेट 19.6 ओम। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आई है वो आई है 19.6 डिग्री सेल्सियस। मीन्स वी कैन से कि जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो इस लेवल के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी वैल्यू आपको दी गई है और कौन सी जो टर्म है जो हमें निकालनी है। तो यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी विद हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।